नरवीर सिंह की मीटिंग सुनी आपने? जी मैंने वो खुद स्वीकार कर रहे हैं गुड़गांव को गुड़गांव को लूट कर खा गए अधिकारी। तो करप्शन तो खुद ही मान रहे हैं कि 10 साल करप्शन रहा। लेकिन बाद में फिर दोबारा ट्वीट आता है, मैंने आवेश में आगे ये कर दिया, मैं तो जो है ना आजीवन ही कांग्रेस में वो। लेकिन मुझे लगता है जितना नजर आ रहा है बात कहीं उससे गहरी है, उनकी भाजपा में कहीं ना कहीं बात चल रही है। वो तो उन्होंने मानना है कि उनके कुमारी शैलजा के बारे में, तो उसी समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर सपरिवार कुमारी शैलजा के यहाँ पहुँच जाते और कहते कि बहन जी गलती हुई है बड़ी और हम इस मामले में आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ आइए। जो है चीफ मिनिस्टर कोई भी बनेगा, चीफ मिनिस्टर का सवाल नहीं, हम आपके साथ हैं, तो ज़्यादा मजबूती से कांग्रेस चुनाव जीतती। जो बाकी जो बड़े ग्रुप हैं वहाँ पर भी अगर इस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्ती कर पाते हैं तो फिर सोने पे सुहागा होगा। कन्विक्शन नहीं था, जिसको मैं कहूँ कि उन्होंने कह तो रहे थे कि हम मेरिट पे देंगे, लेकिन वो कन्विक्शन नहीं, वो ताकत जो होनी चाहिए वो नहीं थी कि लोग माने कि वाकई में दे आर डेड सीरियस। तो उनके साथ जी और सी की मनोहर लाल के कार्यकाल में जो भर्तियां हुई, भारतीय जनता पार्टी की अगर तीसरी बार सरकार है तो उसका एक बड़ा कारण बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां भी है। तो उनको थोड़ा सा भाषण शैली में हिंदी में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, जहां पर अधिकारियों के साथ काम की बात होगी, जहां उनकी अंग्रेजी भाषा पर बहुत मजबूत पकड़ है। जो है तो यहाँ मिला बहुत कुछ है, लेकिन कागजों में ज़्यादा है, अभी ज़मीन पर नहीं उतरा है। यहाँ एम्स मिला है, बहुत बड़ी बात है एम्स मिलना। जो है आरती राव किंग मेकर की भूमिका में आरती राव के पिता थे। आरती राव तो आप ये समझ लीजिए अहिरवाल का जो विरासत की सियासत की बात करें तो उसमें उभरता हुआ चेहरा है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। और ये वीडियो एनजेपी हरियाणा और हरियाणा फाइल्स का एक जॉइंट कोलैबोरेशन है। आज मैं गुरुग्राम में हूँ और मेरे साथ हैं एनजेपी हरियाणा के संपादक महेश वैद्य जी। वैद्य साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सत्सिंह जी। तो वैद्य साहब, अहिरवाल के बारे में हमने पिछली बार चर्चा की थी और लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अब जब सभी को मंत्रालय मिल चुके हैं, अहिरवाल से दो इम्पोर्टेंट विधायकों को भी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो मिला है, राव नरबीर सिंह और आरती राव। क्या कहना, अहिरवाल खुशी है इस बारे में? देखिए अहिरवाल खुश तो है, लेकिन कह रहे हैं ना थोड़ा सा मोर, थोड़ा सा और चाह रहे थे कि अहिरवाल को उम्मीद थी कि हाँ कि 11 में से 10 अंक हासिल किए हैं। तो जिसने 10/11 अंक हासिल किए वो परीक्षार्थी चाहता है कि जो उसको ज़्यादा मिले। जो है तो 10 के बदले में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नायब सैनिक सरकार, उन्होंने सोच समझ करके नायब सैनी ने मंत्रिमंडल गठित किया है। जो है निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान ने सलाह दी होगी तभी नायब सैनी ऐसा संतुलित मंत्रिमंडल बना पाए हैं। तो यहाँ हम अहिरवाल की जो 11 विधानसभा सीटों की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें 11 में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम जिले आते हैं जी। तो गुरुग्राम को प्रतिनिधित्व मिल गया राव नरबीर सिंह के रूप में, और आरती राव के रूप में महेंद्रगढ़ को प्रतिनिधित्व मिल गया। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि रेवाड़ी सुनी रह गई, रेवाड़ी को कुछ नहीं दिया, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास अपने तर्क हैं, क्योंकि दोनों ही जो विधायक हैं मूल रूप से रेवाड़ी के हैं। एक रेवाड़ी के बूढ़पुर के हैं राव नरबीर सिंह और एक रेवाड़ी की रामपुरा की है आरती राव। तो इसलिए रेवाड़ी के 2 विधायकों को महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम की कमान सौंप दी। तो रेवाड़ी के ही है ना दो मूल रूप से निवासी, तो इसलिए रेवाड़ी भी खुश है, नाराज नहीं है, लेकिन दिल तो मांगता ही है कि एक और होता मंत्री पद तो ज़्यादा अच्छा रहता। किसको मिलनी चाहिए थी? वो ये चाह रहे थे कि राव इंद्रजीत, 2 यादव तो आ गए, यादव 2 डिजर्व कर रहे थे, 2 यादव तो आ गए, अनुसूचित जाति में कोई एक चेहरा और होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। बिमला चौधरी का नाम चला था, डॉक्टर कृष्ण कुमार का नाम चला था, और सीनियरिटी के हिसाब से लक्ष्मण यादव का भी नाम चलाया गया था, क्योंकि 2 बार विधायक रह गए। अब की बार कौशली की बजाय उन्होंने रेवाड़ी से लड़ा, और लक्ष्मण यादव उम्मीद भी कर रहे थे, उनके समर्थक तो बहुत कुछ नारेबाजी कर रहे थे, बड़ी बड़ी कुर्सियों की, बड़ी बड़ी पद की बात कर रहे थे, लेकिन 3 यादव नहीं लिए जा सकते थे। और राव नरबीर सिंह से तो अमित शाह वादा कर गए थे कि बड़ी कुर्सी हम देंगे जब भी कभी मौका मिलेगा, तो उन्होंने अपना वादा निभाया। और आरती राव किंग मेकर की भूमिका में आरती राव के पिता थे। आरती राव तो आप ये समझ लीजिए अहिरवाल का जो विरासत की सियासत की बात करें तो उसमें उभरता हुआ चेहरा है, पहली बार विधायक बनी है। तो उनके लिए राव इंद्रजीत सिंह की चॉइस ही थी कि भाई बेटी आरती राव को, डिप्टी सीएम मांग रहे थे, चीफ मिनिस्टर का फैसला तो पहले ही हो गया था, तो डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी का फैसला था, नहीं बनाएंगे किसी को भी, तो कैबिनेट रैंक उनको दे दिया। तो इसलिए अहिरवाल संतुष्ट है, लेकिन थोड़ी सी कमी, दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर। अच्छा, यहाँ पर आरती राव को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है, राव नरबीर सिंह को भी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दिया गया है,
तो इससे आपको लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अहिरवाल को तो रिप्रेजेंटेशन मिले मुझे लगता है बहुत लंबा समय हो गया। पिछली बार भी भाजपा को जितना आप लोगों ने, अहिरवाल ने जितना बूस्ट दिया था, बदले में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने उतना रिस्पॉन्स नहीं दिया था। इस बार चलो दिल मांगे मोर, लेकिन दो पोर्टफोलियो, इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दिए हैं। आपको लगता है कि और भी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दिए जाने चाहिए, इन दोनों को दिए गए? सत्सिंह जी, जब हम ढांचागत विकास की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो अभी हमको एक चीज़ देखनी चाहिए कि जो पिछली बार मनोहर सरकार के समय की बात करें तो यहाँ मिला बहुत कुछ है, लेकिन कागजों में ज़्यादा है, अभी ज़मीन पर नहीं उतरा है। यहाँ एम्स मिला है, बहुत बड़ी बात है एम्स मिलना जो है। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहा है, निर्माण शुरू हो गया है। तो जो 10 साल सरकार रही, तो अंतिम समय में जो सरकार का जो अंतिम वर्ष होता है, उस कार्यकाल में शिलान्यास हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। तो क्योंकि तीसरी बार भाजपा सत्ता में आ गई, इसलिए कोई डाउट भी नहीं है कि उसके काम में किसी तरह की रुकावट आएगी। और बड़ी बात यह है कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो आरती राव को मिला है, तो इसलिए वो खुद फॉलो करेगी, क्योंकि उनके फादर का, राव इंद्रजीत का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उनकी मेहनत थी। हालांकि संघर्ष समिति ने, वहाँ के लोगों ने बड़ी मेहनत की, तपस्या की, वरना एक बार तो जो ये खटाई में पड़ गया था मामला। तो एम्स का प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट हम बात करें RRTS का, जिनका हम कह सकते हैं दक्षिण हरियाणा के लिए, अहिरवाल बेल्ट के लिए ज़्यादा महत्व है। रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, जो देश की सबसे द्रुतगामी ट्रेन बननी है। ये 7 ही कॉरिडोर स्वीकृत हुए थे, एक रेवाड़ी, एक दिल्ली से मेरठ वाला और एक दिल्ली से अलवर वाला जो है। अभी अलवर वाले पर एक पिलर भी नहीं लगा है, तो एक बड़ा चैलेंज है और लोगों की उम्मीद है कि RRTS का काम होगा। और गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल नहीं है, आप पता ही है आपको, जो ना बस स्टैंड जैसी सुविधाएं। तो अभी निश्चित रूप से आज ही निरीक्षण किया है, आरती राव आई थी यहाँ पर गुरुग्राम में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद, क्षमा करना, जो स्वास्थ्य विभाग मिलने के बाद वो पहला दौरा जो है गुरुग्राम का कर रही है। तो आप महत्व समझ सकते हो स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रति वो कितनी, हमने बात भी की थी, वो तो कह रही थी कि इस तरह का हम अस्पताल बनाएंगे, हेलीपैड भी होगा उसकी टॉप पर, ताकि जो आपातकाल में जो मरीजों को लाभ मिल सके। और गुरुग्राम के विधायक भी ये बात कह चुके हैं, मुकेश शर्मा, कि अस्पताल जल्दी से जल्दी होगा, ताकि लोगों को महंगे अस्पतालों में नहीं जाना पड़े, उनकी जेब पर बोझ नहीं पड़े। तो उम्मीद की जानी चाहिए। राव नरवीर सिंह को PWD मिलना था, जैसा जहाँ तक हम समझ रहे थे, तो उससे सड़कों का जाल और ज़्यादा तेज़ी से बिछ सकता था। लेकिन मुझे लगा है राव नरवीर सिंह को ज़्यादा तल्ख तेवर दिखा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसके कारण हो सकता है एक पद उनका जो लोक निर्माण विभाग है उसकी जगह दूसरा जुड़ गया। थोड़ा सब्र रखते तो शायद थोड़ा सा, हाँ, सब्र रखते तो शायद ये ठीक रहता। लेकिन हो सकता है नायब सैनी ने दूसरा देखा हो, उनको उद्योग और वाणिज्य विभाग दिया है, वह भी विभाग बढ़िया है। और वन और पर्यावरण तो उनके पास पहले भी रहा है, वो अनुभव हम कह सकते हैं। और नरवीर सिंह वन विभाग संभालेंगे, पर्यावरण विभाग संभालेंगे, और भूपेंद्र यादव केंद्र में वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। तो मुझे लगता है जो जंगल सफारी की जो बात हो रही है अरावली में, वो प्रोजेक्ट अब सिरे चढ़ेगा। तो भूपेंद्र यादव की और राव नरवीर की अलाइनमेंट है? हाँ, उन दोनों की ठीक है जो जी। अच्छा, आरती राव क्या इतनी कम्पिटेंट है हेल्थ महकमे जैसे बड़े पोर्टफोलियो को संभाल सके, क्योंकि फर्स्ट टाइम MLA है, और आपको क्या लगता है कि इस कम्पिटेंट है ना? सत्सिंह जी, मनोहर लाल ने जब पदभार संभाला था तो नया बताया गया, राजस्थान में भजनलाल शर्मा ने जो पॉलिटिक्स में नहीं, तो जब जो पहली बार जो विधायक बने हैं वो सीधे पदभार संभाल लेते हैं, जो मुख्य धारा में नहीं रहे वो भी। आरती राव तो लंबे समय से मुख्य धारा में ही है, दादा चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, पर उस समय चलो आरती राव बहुत हाँ, तो राव वीरेंद्र के समय इतना नहीं समझ पाई होगी, लेकिन फादर साहब के साथ तो रही है और लंबे समय से चुनाव प्रचार कर रही है। आरती राव को थोड़ा सा, जब हम रफ लैंग्वेज में कहें, देसी लैंग्वेज में, तो उनको थोड़ा सा भाषण शैली में, हिंदी में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, जहाँ पर अधिकारियों के साथ काम की बात होगी, जहाँ उनकी अंग्रेजी भाषा पर बहुत मजबूत पकड़ है जो है। और जब सरकारी फाइलें निपटानी होगी तो आरती राव बहुत तेज़ी से निपटाएंगे, उनमें कहीं कमी नहीं आएगी, और अधिकारी जो है उनको मतलब बरगला नहीं पाएंगे जो है। एक बड़ा सवाल और भी है सर, और बड़ा सवाल ये है कि राव नरवीर जिस स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से आते हैं, वो स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स बंसीलाल से शुरू होती है, फिर बाद में वो अलग अलग सरकारों में मंत्री भी रहे। क्या वो भाजपा के ढांचे में ढल करके जिस तरह की भाजपा राजनीति की बात करती है, जहां करप्शन नहीं होगा, जहां
मतलब सिफारिशें नहीं होंगी, कम से कम बात ऐसी करते हैं, तो क्या राव नरबीर ये सब कुछ उसी तरह से चला पाएंगे? राव नरबीर सिंह की मीटिंग सुनी आपने? जी मैंने वो सुनी। खुद स्वीकार कर रहे हैं गुड़गांव को लूट कर खा गए अधिकारी। तो करप्शन तो खुद ही मान रहे हैं कि 10 साल करप्शन रहा, लेकिन वो कारण ही बता रहे हैं साथ साथ कि जब जो घोड़ा कमजोर होता है मैदान में तब वो गिरता है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ के जो विधायक रहे, जनप्रतिनिधि रहे, वो कमजोर रहे, वरना अधिकारियों की ताकत क्या है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास लगाम रहेगी, मैं चलाना जानता हूँ अफसरशाही को, मैं काम लेना जानता हूँ, इसलिए। लेकिन वो काम को ज़्यादा अकड़ से ले रहे हैं, मुझे लगता है कभी नुकसान नहीं दे। अफसरशाही बहुत मतलब उनको थोड़ा सा तरीके से काम लेना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। और जो अपनी जनता है उनकी भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, उनके सपोर्टर्स की, समर्थकों की एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि इतने लंबे समय बाद हमारे यहाँ का लोकल जो विधायक है वो मंत्रालय उसको मिला है, बड़ा पावरफुल मंत्रालय मिला है, तो उनका भी एक नौकरी लगवाना है, अपने छोटे मोटे काम है। क्या ऐसी एस्पिरेशंस हैं? देखो सत्सिंह जी, नौकरी के मामले में भाजपा पारदर्शी नीति पर चलेगी, बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी देगी। निगम की जो नौकरियां हुई वो मुझे लगता है वो उनमें सिफारिश चली होगी, लेकिन ग्रुप डी और सी की मनोहर लाल के कार्यकाल में जो भर्तियां हुई, भारतीय जनता पार्टी की अगर तीसरी बार सरकार है तो उसका एक बड़ा कारण बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां भी है। अब नायब सैनी ने जो 24,000 नौकरियों के रिजल्ट जारी, 24,000 नहीं है, उनको बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है। 18,000 हैं, 6,000 तो पहले वाली हैं। हाँ, पर जितने भी जारी किए हैं, लेकिन फिर बड़ा नंबर है। हाँ बड़ा नंबर है और पारदर्शिता से हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों ही स्टार प्रचारक थे कांग्रेस में। दोनों खुल करके किसी भी मंच पर ये नहीं कह पाए कि हम एक भी भर्ती बिना मेरिट के नहीं करेंगे। उनके भाषण में धार नहीं थी, जो जी कन्विक्शन नहीं था, जिसको मैं कहूँ कि उन्होंने कह तो रहे थे कि हम मेरिट पे देंगे, लेकिन वो कन्विक्शन नहीं, वो ताकत जो होनी चाहिए वो नहीं थी कि लोग माने कि वाकई में दे आर डेड सीरियस। तो उनके साथ जो सपोर्टर थे उनमें से बहुत सारे यही उम्मीद कर रहे थे कि हुड्डा सरकार आए और उनका दाव लगे। तो एक यूथ का एक बड़ा वर्ग ऐसा था कि भाजपा सरकार आए और उनकी पढ़ाई काम आए, तो जो उनके पढ़ाई काम वाले ना वो ज़्यादा। सर इसके साथ साथ एक सवाल ये भी खड़ा होता है, ग्रुप सी और डी में तो हमने देख लिया ट्रांसपेरेंट तरीके से, बिना खर्ची, बिना पर्ची, इवन कांग्रेसी जो डेड सपोर्टर्स हैं कांग्रेस के, उनके परिवार में भी ये नौकरियां मिली हैं। ग्रुप बाकी जो बड़े ग्रुप हैं वहाँ पर भी अगर इस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्ती कर पाते हैं तो फिर सोने पे सुहागा होगा। देखिए वहाँ अभी मैं एकदम, मेरे हाथ में तो क्या है, क्लीन चिट देना, सर्टिफिकेट बांट नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस स्तर पर भी काम करना चाहिए। अभी हम यूनिवर्सिटीज़ में जा करके देखेंगे तो बड़ी चालाकी से भर्तियाँ हुई मिलेगी आपको जी। तो वहाँ कोई ऐसी नहीं है कि वहाँ पारदर्शिता अपनाई गई है। मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पारदर्शिता छोड़ दी। हाँ, वो साइलेंट काम होते हैं, जिनको भर्ती करना होता है कर लिया जाता है, लेकिन ग्रुप डी और सी यहाँ मौका दिया जा रहा है। कांग्रेस के राज में पहले क्या था, ये लड़का कैप्टन ने लगवाया, ये भूपेंद्र हुड्डा ने लगवाया, दीपेंद्र हुड्डा ने लगवाया। भजन लाल के समय भी देखोगे कि आदमपुर में भर्ती हुई, हुड्डा साहब के कार्यकाल में देखोगे रोहतक में भर्ती हुई, चौटाला साहब के कार्यकाल में वो तो 3600 भर्तियों पर सजा काटी है उन्होंने। तो आप देखोगे भर्तियों में पारदर्शिता का पहला काम जो बड़ा स्टेप जो लिया वो मनोहर लाल का था जी, इसका फायदा मिला जी। अच्छा, अहिरवाल में एक और बड़े नेता हैं, कांग्रेस के नेता कैप्टन अजय यादव। पिछले दिनों एक प्रकरण हुआ, उन्होंने ट्वीट कर दिया पार्टी छोड़ती है, प्राथमिक सदस्यता सब कुछ कर दिया है, लेकिन बाद में फिर दोबारा ट्वीट आता है मैंने आवेश में आगे ये कर दिया, मैं तो जो है ना आजीवन ही कांग्रेस में। वो हुआ क्या था? सत्सिंह जी, मुझे थोड़ा सा डाउट है। अभी कैप्टन यादव तो कह रहे हैं कि जन्म मतलब ये है कि जन्म भी यहाँ हुआ, मृत्यु पर्यंत में कांग्रेसी रहूँगा। और जो उनके पहले दुखी जो होकर के जो उन्होंने एक्स प्लेटफार्म पर लिखा, जो उनके ट्वीट आप पढ़ेंगे तो भ्रमित से हैं, खुद कंफ्यूज नज़र आते हैं कैप्टन अजय सिंह यादव। लेकिन मुझे लगता है जितना नज़र आ रहा है बात कहीं उससे गहरी है, उनकी भाजपा में कहीं ना कहीं बात चल रही है। वो तो उन्होंने मानना है कि उनके पास ऑफर था। नहीं, ऑफर तो चल रही थी, ऑफर तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, ऑफर आई थी, लेकिन वो ऑफर रुक कैसे गई? अच्छा, हाँ, यहाँ तो मतलब थोड़ा बात और गहरी है। इसका मतलब किसी ने उनकी एंट्री में रुकावट डाली है, या कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे ने कहा कि क्यों करियर खराब कर रहे हो मेरा भी। तो कैप्टन अजय सिंह यादव खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो चिरंजीव राव AICC के
सेक्रेटरी इस समय। और उनके समधी लालू प्रसाद यादव और हो सकता और है बिहार की राजनीति को देखेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति चलनी है, राजद और कांग्रेस का गठबंधन है, तो सारा उलट पुलट होना था। मुझे लग रहा था कि कैप्टन अजय सिंह यादव का भाजपा फायदा उठाएगी लेकर के, क्यों ओबीसी का बड़ा चेहरा, राष्ट्रीय चेयरमैन ओबीसी डिपार्टमेंट का कांग्रेस का, उसको महाराष्ट्र में खड़ा करे, झारखंड में ले जा करके खड़ा करे। आप कैप्टन की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ध्यान देंगे तो उन्होंने क्या कहा, भाजपा में क्या कहा, भूपेंद्र यादव ओबीसी, कृष्णपाल गुर्जर ओबीसी, राव इंद्रजीत जी ओबीसी, बड़े सम्मान से बोले हैं वो सबके बारे में। ये ओबीसी, सुधा यादव को पार्लियामेंट्री बोर्ड का सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया हुआ है, और मनोहर लाल है वो पंजाबियों के बड़े चेहरे हैं, और बुडोली है वो ब्राह्मणों के बड़े चेहरे हैं। और हमारे यहाँ क्या है, एससी भी दिखता है और दूसरा जाट चेहरा दिखता है, भूपेंद्र हुड्डा का नाम लिया, दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया, लेकिन ओबीसी चेहरे कहाँ हैं वो नहीं बता पाए। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण चेहरा कोई आगे नहीं था, पंजाबी चेहरा आगे नहीं था, वैसे समाज का कोई चेहरा आगे नहीं था। बात तो ठीक उठा रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा तर्क दे सकते हैं, दूसरे नेता भी तर्क दे सकते हैं कि पंजाबी चेहरा तैयार करने की कोशिश की। राज बब्बर को भी तो पार्टी लेकर के ही आई ना, पंजाबी चेहरा था, मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन कई बार दाल नहीं गलती, तो दाल तो कांग्रेस ने जो भाजपा की पका करके दे दी है जो। तो इन सब के चलते अहिरवाल के अंदर कांग्रेस की राजनीति क्या चल पाएगी? सत्सिंह जी, जनता में भारतीय जनता पार्टी की उतनी पैठ नहीं जितनी प्रचारित की गई और जितनी तेवर दिखाए जा रहे हैं, जितने गाल बजाए जा रहे हैं। आप देखिए 1% से भी कम वोटों के अंतर से हार जीत हुई है जो। जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेसी अगर आपस में नहीं उलझते, अगर रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय सिंह यादव और कुमारी शैलजा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ लेकर के चल देते, और एक बार शायद बात हो रही थी, कोई पत्रकार साथी कह रहे थे कि जब ये घटना हुई, किसी ने अनुसूचित जाति सूचक शब्द बोला कुमारी शैलजा के बारे में, तो उसी समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर सपरिवार कुमारी शैलजा के यहाँ पहुँच जाते और कहते कि बहन जी ये गलती हुई है बड़ी, और हम इस मामले में आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ आइए, जो है चीफ मिनिस्टर कोई भी बनेगा, चीफ मिनिस्टर का सवाल नहीं, हम आपके साथ हैं, तो ज़्यादा मजबूती से कांग्रेस चुनाव जीतती जो है। हालांकि उससे अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रोहतक में, जिसमें मैं भी उपस्थित था, और यही सवाल हमने हुड्डा साहब से कुमारी शैलजा के बारे में पूछा था। तो हुड्डा साहब ने कहा था कि कुमारी शैलजा मेरी बहन है, और जिस किसी ने भी कहा है वो कांग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता, कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हो सकता, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जुबानी उन्होंने जमा खर्ची जरूर की थी। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछेंगे तो बताना ही पड़ेगा। असली बात प्रैक्टिकल की थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहल करके जाना चाहिए था, राहुल गांधी को पहल करनी चाहिए थी। राहुल गांधी को इतना फ्री हैंड जो दे दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, ये भी उचित नहीं था। मेरे सुनने में आ रहा है जो कांग्रेस ने सीधी कुछ टिकटें दी थी, उन पर भी जो कांग्रेस में बगावत करके चेहरे मैदान में उतरे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते तो 4-5 सीटें तो कम से कम बड़ी आसानी से जिता सकते थे, तो भाजपा की 4-5 सीटें कम होती, कांग्रेस की 4-5 सीटें बढ़ती, तो आज वाला सीन थोड़ी होता। जी, मेरे पास तो इनपुट ये भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो जेन्युइनली चाहते थे कुमारी शैलजा ऑन बोर्ड उनके साथ आए, लेकिन कुमारी शैलजा की शायद शर्त ये थी कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित की जाए, और उस रास्ते में मुझे आप या कोई और नेता नहीं चाहिए। लेकिन इतना बड़ा फैसला और अपनी कुर्सी किसी और को ऑफर करना, शायद राजनीति में ये नहीं सत्सिंह जी, ऐसा ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकते थे, और जहाँ तक विधायकों की पकड़ की बात करें तो, और कांग्रेस नेताओं पर पकड़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा मजबूत पकड़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी मौजूदा स्थितियों में। हाँ, ये जरूर है कि वो डिसेंट्रलाइज कर सकते थे पावर्स का, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं किया। इतने साल तक अगर संगठन नहीं बन पाया है तो इसके लिए कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी जिम्मेदारी है। और कुमारी शैलजा भी तो उदारता दिखाती, तो चलो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो गलती कर रहे थे, वो भी तो साथ हो सकती थी, कांग्रेस तो सत्ता में आ सकती थी ना। जी, सभी को मिलकर के पहले पार्टी को सरकार में लाना था। हाँ, उसके ये तो बाद का फैसला है, लेकिन उन्होंने वो जंग पहले ही शुरू कर दी, और कुमारी शैलजा का एक इंटरव्यू के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसी बात को बीजेपी ने खूब भुनाया है, और जिसका परिणाम आज हम देख सकते हैं। जी जी जी। तो ये थे हमारे साथ एनजेपी हरियाणा के संपादक महेश वैद्य जी, जिनसे हमने अहिरवाल की राजनीति के बारे में चर्चा की। वैद्य साहब, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।